ये सोना और दस्तावेज हमारे समझौते का प्रतीक है। जी जहांपना, हम आपकी शर्तों का पूरा सम्मान करते हैं। सोचिए जरा, जिस अरब दुनिया को हम तेल, शेख और अरबपतियों से जोड़ते हैं, उसी अरब दुनिया में एक ऐसा शख्स हुआ जो खुद हिंदू था, लेकिन जिसे शेख कहा गया। सवाल यह नहीं है कि यह संभव कैसे हुआ, सवाल यह है कि क्यों हुआ। क्या आपने कभी सुना है कि किसी अरब देश के सुल्तान को किसी भारतीय ने कर्ज दिया हो, और वो भी बिना सत्ता, बिना फौज, सिर्फ भरोसे और रिश्तों की ताकत पर? यहीं से इस कहानी की असली परत खुलती है। आज का वीडियो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस साइलेंट पावर की कहानी है जो बिना शोर मचाए इतिहास बदल देती है। जिस नाम को आज ओमान पूरे सम्मान से जानता है, वही नाम भारत में आज भी ज्यादातर लोगों के लिए अनजान है। और यही सबसे बड़ा पैटर्न इंटरप्शन है, क्योंकि जिन कहानियों में सबसे ज्यादा ताकत होती है, वो अक्सर सबसे कम सुनाई जाती है। जरा दिमाग में तस्वीर बनाइए, रेत, समंदर, बिना बिजली पानी का ओमान, और वहां एक भारतीय व्यापारी जो सिर्फ व्यापार नहीं करता बल्कि एक पूरे देश की रीढ़ बन जाता है। क्या यह सिर्फ किस्मत थी, या इसके पीछे कोई ऐसी सोच थी जिसे समझना आज भी जरूरी है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अरब भारत रिश्तों की जड़ें सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि इंसानी भरोसे में कैसे दबी हुई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, आपके मन में एक सवाल और गहराता जाएगा। अगर एक हिंदू शेख बन सकता है, तो इतिहास हमें और क्या क्या नहीं बता रहा? इस रहस्य का जवाब आपको अंत तक देखना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, फटाफट एक बात बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिली? क्या आपने खुद इसे सर्च किया था, या फिर ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गई और आपने क्लिक कर दिया? हमें सच में जानना है, कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हर जवाब अपने आप में एक कहानी है। और अगर ये वीडियो आपको बिना सर्च किए अचानक मिली है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि सनातन की आवाज पूरे देश में फैले और कट्टर सोच का अंत हो। ऐसे में दोस्तों, आपका एक छोटा सा कदम इस लड़ाई को बहुत बड़ा बना सकता है। फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है आज पहले से ज्यादा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक, क्योंकि सच तभी ताकत बनता है जब वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, लाइक जरूर कीजिए, ताकि ये वीडियो एल्गोरिदम की दीवार तोड़कर और भी लोगों की स्क्रीन तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना रुके, बिना डरे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कौन है ओमान का इकलौता हिंदू शेख? क्यों इन्हें शेख की उपाधि से नवाजा गया? क्या सच में इन्होंने ओमान के सुल्तान तक को कर्जा दिया था? क्यों भारत के प्रधानमंत्री ने 3 देशों का दौरा किया? कैसे ओमान और भारत का रिश्ता 150 साल पुराना है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही अलग अलग देशों की यात्रा करते रहते हैं, क्योंकि वे सभी के साथ अपनी दोस्ती को कायम रखना चाहते हैं। इसी सिलसिले में वे 15 दिसंबर को 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए थे, जिसका मकसद था पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका तक अपने भरोसेमंद साझेदारों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाना। उनका पहला सफर जॉर्डन से शुरू हुआ, जो उनकी इस पश्चिम एशियाई देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। पीएम मोदी को खुद जॉर्डन के राजा शाह किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन ने जॉर्डन आने का निमंत्रण दिया था। 15 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत जॉर्डन के प्रधानमंत्री ने किया। इसके बाद हुसैनिया पैलेस में किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के साथ उनकी अहम बैठक रखी गई, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल भी मौजूद रहे। इस दौरान भारत जॉर्डन द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों, आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी का ध्यान पूरी तरह से कूटनीति, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी पर रहा। वहीं अम्मान में किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ उनकी मुलाकात इस बात का इशारा है कि भारत पश्चिम एशिया में अपने भरोसेमंद दोस्तों के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई देना चाहता है। इस दौरान पीएम मोदी ने साल 2018 में किंग अब्दुल्ला की भारत यात्रा को याद किया, जब उन्होंने इस्लामिक विरासत पर आयोजित एक सम्मेलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों नेताओं की पहली मुलाकात 2015 में संयुक्त राष्ट्र के इतर हिंसक चरमपंथ के खिलाफ आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। बस तभी से दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बन गया, जो आज तक बरकरार है और शायद आगे भी रहेगा। दोस्तों, पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे समय पर हुई जब भारत और जॉर्डन अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे थे। इसके बाद वे 16 दिसंबर को इथियोपिया पहुंचे, जो उनका पहला इथियोपिया दौरा था। वहां पहुंचने के बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री अभी अहमद अली के साथ व्यापार बढ़ाने को लेकर चर्चा की, खासकर कुछ अहम क्षेत्रों जैसे कृषि, निवेश
और विकास। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात ब्रिक्स सम्मेलन के इतर हुई थी, जिसका इथियोपिया बाद में सदस्य बना। बता दें, इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ऑफ इथियोपिया यानी ग्रेट ऑनर ऑफ द निशान ऑफ इथियोपिया प्रदान किया है, जिसे दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और राजनीतिक निकटता का प्रतीक माना जा रहा है। आर्थिक नजरिए से देखें तो भारत इथियोपिया संबंधों की बुनियाद काफी मजबूत है। भारत अब इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है, जो भारतीय निर्यात से मशीनरी, कृषि उत्पाद और दवाइयां लेता है। भारत ने इथियोपिया में अब तक करीब $5 अरब का निवेश किया है, जो इस बात का सबूत है कि भारत और इथियोपिया का रिश्ता अब व्यापारिक नजरिए से भी मजबूत हो चुका है। लेकिन इन दोनों देशों के दौरों से ज्यादा ओमान की यात्रा चर्चा में है, जहां ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। ये सम्मान कितना महत्व रखता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इससे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, नेल्सन मंडेला और जापान के सम्राट जैसी महान हस्तियों को ही ये दिया गया था, और अब इसके हिस्सेदार पीएम मोदी भी बन चुके हैं। मस्कट के अलबराका पैलेस में दिया गया यह सम्मान भारत और ओमान के बीच 70 साल पुराने रिश्तों की नई ऊंचाई को दर्शाता है। यह ओमान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। आप इसे भारत के भारत रत्न जैसा समझ सकते हैं, जिसे ओमान की सरकार उन विदेशी राजाओं, राष्ट्रपतियों या प्रधानमंत्रियों को देती है जिन्होंने ओमान के साथ दोस्ती निभाने में बहुत बड़ा रोल निभाया हो। भारत और ओमान सिर्फ ज्योग्राफी से नहीं, बल्कि जनरेशन से जुड़े हुए। इसे पाना किसी भी नेता के लिए बहुत ही गर्व की बात मानी जाती है। आपको बता दें, यह अवार्ड देने का फैसला कोई कमेटी या मंत्री नहीं करते, बल्कि खुद ओमान के सुल्तान करते हैं। अभी ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक हैं, और वही ये तय करते हैं कि किस विदेशी मेहमान को यह सम्मान देना है और किसे नहीं। यह सुल्तान की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा तोहफा और आदर है, जिसे पीएम मोदी पा चुके हैं। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई और दोनों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA पर हस्ताक्षर किए, जिसका मकसद आपसी व्यापार को बढ़ाना था। हमारे बिजनेस जगत में पीढ़ियों का भरोसा है। हम एक दूसरे के मार्केट को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, जिससे भारत के टेक्सटाइल, फुटवियर, ऑटोमोबाइल, जो जैम्स एंड ज्वेलरी, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा होगा। इतना ही नहीं, मस्कट में भारत ओमान बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की सराहना की और स्टार्टअप से भी अपील की कि वे भारत में निवेश करें और मिलकर आगे बढ़ें। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि ओमान खाड़ी देशों में भारत का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद दोस्त है। जब भी भारत को अरब सागर में मदद की जरूरत पड़ी, ओमान हमेशा खड़ा रहा, और जब ओमान को जरूरत पड़ी तब भारत भी मदद के लिए आगे आया। मौजूदा कूटनीति से परे दोनों देशों के बीच रिश्ता 150 साल से भी ज्यादा पुराना है, और ये एक भारतीय मूल के बिजनेसमैन से जुड़ा है जो भारत से ओमान पहुंचा था। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस शख्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं ओमान के बहुत बड़े और प्रभावशाली उद्योगपति कनकसी खिमजी भाई के बारे में, जो ओमान में रहने वाले दुनिया के इकलौते हिंदू शेख हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, ये पहले ऐसे हिंदू हैं जिन्हें शेख की उपाधि से नवाजा गया है। कनकसी भाई ओमान की जानी मानी हस्तियों में से एक हैं, और इनके परिवार का इस देश से करीब 150 साल पुराना रिश्ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनकसी परिवार के पास इतना पैसा था कि जरूरत पड़ने पर यह देश की तरक्की के लिए ओमान के सुल्तान को कर्ज भी दे चुका है, और आज इनकी गिनती दुनिया के अरबपतियों में होती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कनकसी खिमजी का परिवार भारत से ओमान पहुंचा कैसे? क्यों इन्होंने भारत को छोड़कर ओमान जाने का फैसला किया? तो इस कहानी की शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी से, जब कनकसी खिमजी के परदादा रामदास थक्करसे ने 1860 के दशक में अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए समुद्री मार्ग से गुजरात के कच्छ कोस्टल टाउन मांडवी से ओमान के सुर शहर में कदम रखा था। लेकिन यहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि ओमान में बिजली और पानी की कोई सुविधा नहीं थी। वहीं मेडिसिन और मेडिकल सुविधाओं की हालत भी काफी खस्ता थी, जबकि डाकू कभी भी समुद्र में डकैती और लूटपाट कर दिया करते थे। पर ये सब परेशानियां रामदास थक्करसे का मनोबल नहीं तोड़ पाई। उन्होंने सबसे पहले होलसेल और रिटेल का बिजनेस शुरू किया, और साथ ही
एक बैंकर की तरह ओमान के लोगों की फाइनेंस में मदद करने लगे। वे भारत से अनाज, कॉफी, मसाले, चाय और कॉटन आयात करते थे, जबकि खजूर और लोबान जैसे सामान ओमान से निर्यात करते थे। इन चीजों को लाने और ले जाने के लिए एक ऐसे जहाज का इस्तेमाल किया जाता था जो हवा से आगे बढ़ता था और इसे मैन्युअली चलाया जाता था, जो काफी जोखिम भरा था। वहीं पेमेंट की बात करें तो उस जमाने में बार्टर सिस्टम के जरिए भुगतान किया जाता था। अगर आप बार्टर सिस्टम का मतलब नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि यह वस्तु विनिमय प्रणाली है, यानी बिना पैसों के एक चीज के बदले दूसरी चीज या सेवा का सीधा आदान प्रदान करना, जैसे गाय के बदले बकरियां लेना या अनाज के बदले कपड़े लेना। ये पैसों के चलन से पहले की एक प्रक्रिया थी जिसमें चीजों या सेवाओं का सीधा लेन देन होता था। इसी तरह रामदास जी ने अपना बिजनेस धीरे धीरे ओमान की जमीन पर जमाना शुरू किया और खिमजी रामदास ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम से एक कंपनी की शुरुआत की, जो कई तरह के व्यवसायों में सक्रिय है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, FMCG, बिल्डिंग मटेरियल और फर्नीचर। और यह ओमान के सबसे बड़े व्यापारिक घरानों में से एक है। रामदास ठक्कर से के व्यवहार और बिजनेस स्किल्स की वजह से जल्द ही उनका नाम लोगों के बीच मशहूर होने लगा। अब गल्फ कंट्रीज ने भी अपने देश के लोगों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। जैसे सऊदी अरब ने सऊदीकरण की स्थापना की, उसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एमिरेटाइजेशन और ओमान ने ओमानाइजेशन लागू किया, जिसका जिम्मा खिमजी ग्रुप को सौंपा गया। उन्होंने ओमान के लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके तहत ओमान वासियों को उनकी पोजीशन के अनुसार नौकरी देने का वादा किया गया। हालांकि इन सब के बीच रामदास जी ने अपने धर्म को पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी पीढ़ियां आज भी शाकाहारी भोजन का ही सेवन करती हैं। साथ ही भारतीय संस्कृति और वैष्णव परंपराओं का पालन करती हैं। बता दें, 19वीं सदी में ओमान ऐसा देश था जहां हिंदू ट्रेडर सदियों से बिजनेस करते आ रहे थे। मस्कट में मोती और अनाज ने कई अलग अलग व्यापारों में शामिल हिंदू व्यापारियों को आकर्षित किया था। हिंदू धर्म पहली बार साल 1507 में ओमान पहुंचा था, जब कच्छी भाषा भारत के कच्छ से ओमान पहुंची थी। 19वीं सदी की शुरुआत में ओमान में करीब 4000 हिंदू थे। फिर 1985 में मस्कट में हिंदू आबादी पर इबादियों ने हमला किया, जिसके बाद 1900 हिंदुओं की संख्या घटकर 300 ही रह गई थी और ओमान की आजादी के दौरान केवल कुछ हिंदू ही बचे थे। इन्हीं हिंदुओं में से एक थी खिमजी फैमिली, जिन्होंने ओमान का पूरा नक्शा ही बदल दिया। आज के समय में ओमान मिडिल ईस्ट का इकलौता ऐसा देश है जहां स्वदेशी हिंदू आबादी रहती है। हालांकि पहले ओमान की आर्थिक स्थिति काफी खस्ता थी, लेकिन 1962 के दौरान जब तेल की खोज हुई तब सब कुछ बदल गया। साथ ही कनकसी खिमजी ने अपने परदादा रामदास का कारोबार अपने हाथों में ले लिया। इससे पहले उनके पिता गोकुलदास व्यापार को संभाल रहे थे, लेकिन उम्र के बढ़ते पड़ाव की वजह से उन्होंने यह जिम्मेदारी अपने बेटे कनकसी को सौंप दी। कनकसी का जन्म साल 1936 में मस्कट में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा मुंबई में पूरी की थी। उन्होंने ओमान के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में अहम भूमिका निभाई और उसका पूरा नक्शा ही बदल दिया। इसके अलावा कनकसी भाई ने जरूरत पड़ने पर ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद को देश की तरक्की के लिए कर्ज भी दिया था, जिस वजह से उनका कद ओमान में और ज्यादा ऊंचा हो गया। क्योंकि एक हिंदू का इस तरह मुस्लिम देश में रहकर उसे अपने देश की तरह समझना और सरकार की आर्थिक रूप से मदद करना वाकई चौंकाने वाली बात थी। कनकसी भाई के सामाजिक और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान के लिए ओमान की सरकार द्वारा उन्हें नागरिकता प्रदान की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओमान की नेशनलिटी पाने वाले सबसे पहले यही भारतीय थे, और ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उन दिनों नॉन सिटीजन और नॉन मुस्लिम के लिए ऐसा रिकॉग्निशन मिलना बहुत ही रेयर था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि ओमान सरकार द्वारा पहली बार किसी हिंदू को शेख की उपाधि से नवाजा गया था। जी हाँ, साल 1970 में कनकसी भाई को शेख की उपाधि दी गई थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान था। वे मिडिल ईस्ट में पहले ऐसे भारतीय हिंदू थे जिन्हें आधिकारिक तौर पर शेख माना गया। इसके बाद ओमान में रहने वाले बाकी हिंदुओं की जिंदगी में काफी अच्छे बदलाव आए। कनकसी भाई ने ओमान की सामाजिक और सांस्कृतिक जिंदगी में भी अहम योगदान दिया और साल 1975 में मस्कट में पहला इंडियन इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित किया। आज ओमान में करीब 19 भारतीय स्कूल हैं जो लगभग 35,000 छात्रों के भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ओमान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया। 5 दशकों तक केआर ग्रुप को लीड करने के बाद 2021 में 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। अब बिजनेस को उनके बेटे पंकज खिमजी और नीलेश खिमजी आगे बढ़ा रहे हैं। आज केआर ग्रुप ओमान के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक है, जो कई सेक्टर्स में 600 से ज्यादा ग्लोबल ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप का सालाना टर्नओवर 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है, जबकि इसमें 5,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और इसके ऑपरेशन भारत और यूएई तक भी फैले हुए हैं। भले ही आज कनकसी भाई दुनिया में ना हो, लेकिन उन्होंने ओमान के लिए जो किया वह हमेशा याद किया जाएगा।
इसमें उनका साथ ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद ने भी दिया था, जिन्होंने 5 दशकों तक इस देश पर शासन किया और इसे एक ऐसे मॉडर्न देश में तब्दील कर दिया जिसे देखने हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं। वहीं ओमान के अपने पड़ोसी देशों के साथ भी काफी अच्छे संबंध हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। वैसे क्या आप ओमान के दौरे पर जाना चाहेंगे और कनकसी भाई की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।